गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? सुन पा रहे हैं आप मुझे? कंफर्म करिए प्लीज। एम आई ऑडिबल टू यू? गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल टू यू? कंफर्म करिए प्लीज। आवाज आ रही है मेरी आपको? ग्रेट, चलिए बढ़िया। आगे अब आज से स्टार्ट होगा आपका स्प्रिंग बूट का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। नाम मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता ही दिया था। आज हम बात करेंगे अपनी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में आप कैसे डेटाबेस से करते हैं कम्युनिकेट। ठीक है, तो आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारी बातचीत होगी, जब भी हम जावा में कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं अप्रोच क्या फॉलो करते हैं, आर्किटेक्चर क्या फॉलो होता है, उस अप्रोच या आर्किटेक्चर में आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो कहां फिट होता है। फिर हम बात करेंगे जेडीबीसी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, स्प्रिंग उन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करता है। और आज स्प्रिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास से भी मिलिएगा। उस बहुत इंपॉर्टेंट क्लास का नाम है जेडीबीसी टेम्पलेट। और एक नए डेटाबेस से भी मुलाकात होगी आपकी जो स्प्रिंग बूट आपको ऑटोमेटिकली सप्लाई करता है, जिसका नाम होता है H2 डेटाबेस। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर एडू डिस्कशन करते हैं स्टार्ट। ठीक, सबसे पहले मुझे बताइए ये प्रोग्रामिंग की दुनिया में आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है। प्रोग्रामिंग की दुनिया में व्हाट डज द वर्ड आर्किटेक्चर मीन? तो बहुत सिंपल है, इन द वर्ल्ड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आर्किटेक्चर का मतलब होता है आपके प्रोजेक्ट का डिजाइन। आप कैसे अपने प्रोजेक्ट को डिजाइन करते हैं। तो क्या आप एग्री करते हैं कि अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को एक प्रोजेक्ट मिले, सीधे लैपटॉप खोल के कोड करना स्टार्ट नहीं कर देगा। वो पहले उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एनालाइज करेगा, फिर उसके हिसाब से डिसीजन लेगा कि उसे अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या रखना है और कोडिंग कैसे करनी है। ये कुछ वैसी ही बात है जैसे एक सिविल इंजीनियर अगर एक कॉलोनी बिल्टअप करता है तो वो पहले उसका डिजाइन तैयार करता है, पहले उसका आर्किटेक्चर तैयार करता है। कॉलोनी में कितने या घर में कितने रूम्स होंगे, डोर्स होंगे, प्लम्बिंग कैसे होगी। तो जैसे ये सारी चीजें आपस में कनेक्ट होती हैं, ऐसे जब हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमारे प्रोजेक्ट में डेटाबेसेस भी होते हैं, यूआई भी होता है, सर्विस क्लासेस भी होती हैं। ये सब आपस में फिट होकर कैसे काम करेंगी, इसको बोलते हैं आर्किटेक्चर। समझ आया नहीं आया? फटाफट फटाफट जवाब दीजिए, समझ आया? वेरी गुड। अब सवाल यह है कि प्रोजेक्ट को रैंडम तरीके से बनाने में कोई नुकसान है क्या? क्या जरूरी है कि हम प्रोजेक्ट को एक प्रॉपर आर्किटेक्चर फॉलो करके बनाएं, एक प्रॉपर अप्रोच फॉलो करके बनाएं? कुछ फायदा है उसका? तो अगर आप अपने प्रोजेक्ट को एक प्रॉपर आर्किटेक्चर फॉलो करके बनाते हैं तो आपको तीन बड़े बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं। क्या है वो तीन बेनिफिट? एक का नाम होता है मेंटेनेबिलिटी, एक का नाम होता है स्केलेबिलिटी, और एक का नाम होता है फ्लेक्सिबिलिटी। कोई भी वेल आर्किटेक्टेड प्रोजेक्ट मेंटेनेबल होगा, स्केलेबल होगा और फ्लेक्सिबल होगा। दिमाग में डाउट डाउट आएगा, सर इन तीनों का मतलब क्या है? इन तीनों का मतलब यह है, सबसे पहले मैं आपको मेंटेनेबिलिटी समझाता हूं। क्या प्रोजेक्ट बनने के बाद रिक्वायरमेंट्स चेंज होंगी? क्या ऐसा हो सकता है कि आपका प्रोजेक्ट 7-8 महीनों से साल भर 2 साल चला, फिर उसके बाद आपके कस्टमर ने उसमें रिक्वायरमेंट्स चेंज करी? अगर रिक्वायरमेंट्स चेंज होंगी तो क्या यह समझदारी है कि पूरा प्रोजेक्ट जीरो से फिर बनाया जाए? नहीं। समझदारी यह है कि प्रोजेक्ट का जो पार्ट चेंज हो रहा है सिर्फ उसे अपडेट करा जाए। एम आई राइट? उदाहरण देता हूं मैं आपको। आपके प्रोजेक्ट में लॉगिन होगा? हाँ जी होगा। मान लीजिए आपने जो लॉगिन का कोड लिखा वो बहुत ही बेसिक सा कोड लिखा, यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करवाया। होता है ना, यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन। बाद में आपके क्लाइंट ने बोला नहीं यार, तो मुझे यूजर नेम पासवर्ड नहीं, मुझे जीमेल वाला लॉगिन चाहिए। देखा है आपने वेबसाइट्स पे लॉगिन यूजिंग जीमेल, लॉगिन यूजिंग फेसबुक, देखा है? उसको बोलते हैं ओ ऑथ। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ओ ऑथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है मॉडर्न डे वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का। तो अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में लॉगिन वाला पार्ट चेंज करना है तो क्या रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट में या व्यू वाले पार्ट में कोई चेंजेस आने चाहिए? नहीं आने चाहिए। सिर्फ लॉगिन वाला पार्ट चेंज होना चाहिए। और ये तभी हो पाएगा जब प्रोजेक्ट क्या होगा? ये तभी हो पाएगा जब प्रोजेक्ट मेंटेनेबल होगा। मेंटेनेबल तभी हो पाएगा जब प्रोजेक्ट को आप एक प्रॉपर आर्किटेक्चर में डेवलप करेंगे। फायदा नजर आया पहले पॉइंट का? है ना? दूसरा पॉइंट, प्रोजेक्ट आपका स्केलेबल होना चाहिए। क्या इस बात की संभावना है कि आपके प्रोजेक्ट को आज 1,000 लोग यूज कर रहे थे, कल आपकी वेबसाइट इतनी हिट हो गई
कि 10,000 लोग यूज करने लगे? चांसेस हैं। अगर आपकी वेबसाइट के यूजर्स बढ़ेंगे तो आपको अपने प्रोजेक्ट को स्केलेबल करना पड़ेगा। स्केलेबल का मतलब होता है अपने प्रोजेक्ट के अंदर चीजें बढ़ानी पड़ेंगी। अब याद रखिएगा, स्केलिंग भी दो तरह की होती है। एक होती है वर्टिकल स्केलिंग, एक होती है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग का मतलब होता है आप उसी कंप्यूटर में और रैम और हार्ड डिस्क को ऐड करें। यानी जो आपका सर्वर था, मान लीजिए वो 16 जीबी के रैम पे था, कल को आपको ऐसा लगा बहुत ट्रैफिक आ रहा है, आप 16 की जगह 32 जीबी कर सकते हैं कि नहीं? अगर सर्वर का हार्डवेयर अलाउ करे तो 16 की जगह 32 जीबी की रैम कर सकते हैं कि नहीं? तो जवाब है हाँ, कर सकते हैं। राइट, 32 को 64 कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। लेकिन क्या आप अनगिनत साइज की रैम लगा सकते हैं, या हार्डवेयर की लिमिटेशन होती है? लिमिटेशन होती है ना। ऐसा थोड़ी है कि आप 200 जीबी की रैम लगा देंगे, वो तो अलाउ नहीं करेगा। लेकिन क्या हम मल्टीपल सर्वर्स बढ़ा सकते हैं? एक सर्वर की जगह 2 सर्वर डिप्लॉय कर दें, 4 सर्वर डिप्लॉय कर दें, तो भी क्या मेरी एप्लीकेशन की स्केलेबिलिटी बढ़ जाएगी? यस। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपनी एप्लीकेशन को एक प्रॉपर आर्किटेक्चर फॉलो करके बनाएंगे। अपनी एप्लीकेशन को, अगर आप एक बहुत हाई एंड एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उसे अलग अलग माइक्रो सर्विसेज में ब्रेक डाउन करेंगे। समझ आया मेरा पॉइंट? समझ आ रहा है मेरा पॉइंट? जैसे मान लीजिए जब सेल आएगी, जब सेल आएगी तो यूजर सर्च ज्यादा करेगा, खरीदेगा ज्यादा? क्या लग रहा है आपको? जब सेल आएगी तो यूजर सर्चिंग ज्यादा करेगा, करेगा ना? और सर्चिंग के बाद परचेसिंग ज्यादा होगी। मानते हो? नेक्स्ट सबसे ज्यादा जो काम चलेगा वो परचेसिंग वाला कोड चलेगा। तो ये सिखाया जाता है कि जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करें, उसे अलग अलग पार्ट में तोड़ें। यही आप मॉड्यूल 2 में पढ़ेंगे, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं माइक्रो सर्विसेज। सर्वर डिप्लॉयमेंट मीन, शुभम, अपनी एप्लीकेशन को लाइव करना, रियल एप्लीकेशन को ये सर्वर पे डिप्लॉय करना, दैट इज कॉल्ड एज सर्वर डिप्लॉयमेंट। चलूं आगे? वेरी गुड। तो अगर आपकी एप्लीकेशन को आप प्रॉपर आर्किटेक्चर फॉलो करके बनाओगे तो आपकी एप्लीकेशन स्केलेबल होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी एप्लीकेशन फ्लेक्सिबल होगी। क्या इस बात के चांसेस हैं कि यूजर आपको कुछ नई चीजें बोले? फॉर एग्जांपल, अभी तक आप माई एसक्यूएल यूज कर रहे थे, कल वो कहता है मुझे मोंगोडीबी यूज करना है। आ सकती है ऐसी रिक्वायरमेंट? आ सकती है। क्या लगता है आपको, अगर आप माई एसक्यूएल की जगह मोंगोडीबी यूज करें तो आपके जावा कोड में चेंज आना चाहिए कि नहीं? तो जवाब है नहीं आना चाहिए। एक अच्छा कोड तो वही होगा जिसमें बिना चेंज करे हमारा बैकएंड हम चेंज कर पाए। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने प्रोजेक्ट को प्रॉपर आर्किटेक्चर फॉलो करके बनाओगे। तीनों क्लियर हो गए? मेंटेनेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। इसलिए इंडस्ट्री में कोई भी प्रोजेक्ट बिना प्रॉपर डिजाइन अप्रोच लिए हुए नहीं बनता। ठीक है? और सबसे पॉपुलर अप्रोच जो होती है उसको हम बोलते हैं 3 लेयर आर्किटेक्चर। कितना लेयर आर्किटेक्चर? 3 लेयर आर्किटेक्चर। यानी आप अपनी एप्लीकेशन को अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। आमतौर पे एक एप्लीकेशन के अंदर हम 3 लेयर्स रखते हैं। कितनी लेयर रखते हैं? 3 लेयर रखते हैं। और ये बिल्कुल स्टैक स्टाइल में होती है। अच्छा, स्टैक स्टाइल में होती है, इसका क्या मतलब है? स्टैक स्टाइल में होती है, इसका ये मतलब है, आई होप, नहीं लीफो मतलब नहीं है धीरज, यहां मेरा नहीं, एमवीसी भी मतलब नहीं है अभिषेक। यहां स्टैक स्टाइल में होने का मतलब यह है कि हर लेयर अपने से जस्ट नीचे वाली लेयर से बात करेगी। तो लेयर 1 किससे बात करेगी? लेयर 1 लेयर 2 से बात कर पाएगी। और लेयर 2 किससे बात करेगी? लेयर 3 से बात कर पाएगी। लेयर 1 लेयर 3 से बात कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, कंट्रोलर सर्विस रेपो इसी को अपन बोलते हैं। ठीक है? तो हर सॉफ्टवेयर के अंदर हमें 3 लेयर्स रखनी चाहिए। 3 मिनिमम बता रहा हूं, 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं। लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3। इतना क्लियर है? आप दिमाग में डाउट आना चाहिए, सर ये तीनों लेयर में कौन सी लेयर पे क्या होता है? आपने ये तो बोल दिया कि पूरे प्रोजेक्ट को 3 लेयर में तोड़ दो, पर रखूं क्या कौन सी लेयर में? तो जवाब सुनिए, कौन सी लेयर में क्या रखा जाता है। जो हमारी लेयर 1 होती है वो प्रेजेंटेशन लेयर होती है। इस लेयर के अंदर हम सारा यूजर इंटरेक्शन का कोड लिखा करते हैं। यानी जो भी हमको यूजर से लेना हो वो हम प्रेजेंटेशन लेयर में लिखते हैं। ओके, तो प्रेजेंटेशन लेयर किससे बनती है? प्रेजेंटेशन लेयर आप अपनी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी से बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर में आपका HTML होगा,
CSS होगा, जावास्क्रिप्ट होगा, या फिर थाइमलीफ होगा? क्या थाइमलीफ भी UI है? हाँ, लेकिन आज की डेट में ये सब आउटडेटेड है। अगर आज एक इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट बनेगा तो प्रेजेंटेशन लेयर में कोई ना कोई फ्रंट एंड लाइब्रेरी या कोई ना कोई फ्रंट एंड फ्रेमवर्क होगा। चॉइस अधिकतर केस में आपको दो मिलेंगी, या तो रिएक्ट और या तो एंगुलर। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? वेरी गुड। अब आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए दो तीन बातें मेरी गौर से सुनना। अभी हम लोग जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशंस बना रहे हैं, हम उसमें रिएक्ट नहीं ला रहे हैं, गॉट इट? ना ही हम उसमें HTML CSS ला रहे हैं। तो अभी हमारे लिए जो लेयर 1 है वो हमारी मेन क्लास होगी। क्यों क्यों होगी हमारी मेन क्लास? क्योंकि जो हम एप्लीकेशन बना रहे हैं अभी एज ऑफ नाउ, क्या वो कंसोल एप्लीकेशंस हैं? हाँ, बिल्कुल वो कंसोल एप्लीकेशन है। क्या हमने स्प्रिंग बूट में वेब एप्लीकेशन बनाना शुरू कर दिया? नहीं, हम वेब एप्लीकेशन बनाना शुरू करेंगे डेटाबेस इंटरैक्शन सीखने के बाद। तो जब तक मैं वेब एप्लीकेशन नहीं बनाऊंगा, प्रेजेंटेशन लेयर किसके हवाले? प्रेजेंटेशन लेयर हमारी मेन क्लास के हवाले। ठीक है? अगर आपको लग रहा है क्यों सर, इसलिए क्योंकि हमारी मेन क्लास में ही हम यूजर से इनपुट लेंगे। हाँ जी, क्या बनाकर? स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाकर। हालांकि मैं टेक्निकली आपको एक और बात याद दिलाऊंगा, अगर मैं स्प्रिंग बूट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करूं तो मेन क्लास को तो मैं टच भी नहीं करूंगा। मुझे जो भी इनपुट वगैरह लेने का काम करना है उसके लिए स्प्रिंग बूट ने कुछ दिया है जो आप अभी परसों ही पढ़ के गए हैं? भूल गए सब लोग। रनर्स, याद आ रहा है आपको? रनर, आपको कमांड लाइन का मतलब ही नहीं है क्या? रनर का जो रन मेथड है वो अपने आप चलता है? चलता है ना रनर का रन मेथड। अगर मैं उस रन मेथड के अंदर स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाकर यूजर से इनपुट लूं तो लिया जाएगा? लिया जाएगा। तो हम लोगों के लिए जो यूआई वाला काम होगा वो कौन करेगा? हम लोगों के लिए जो यूआई वाला काम होगा वो या तो हम मेन से करा ले या रनर से करा ले। लेकिन ये सिर्फ कब तक की बात है? ये सिर्फ तब तक की बात है जब तक वेब एप्लीकेशंस नहीं स्टार्ट होती हैं। जैसे ही वेब एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, यूआई वाला काम फ्रंट एंड पे चला जाएगा, है ना? वेरी गुड। अब एक और बात याद रखिएगा, जब वेब एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो लेयर हो जाएंगी चार। कितनी लेयर हो जाएंगी? चार लेयर हो जाएंगी। अच्छा, चार क्यों? क्योंकि गौर करिएगा, जब आप वेब एप्लीकेशन बनाओगे तो आपकी जो प्रेजेंटेशन लेयर है उसका यूआई वाला पार्ट फ्रंट एंड के पास चला जाएगा, और बैक एंड में हम लोग फिर तीन लेयर्स बनाते हैं। नाम सुन लीजिए, शुभम ने अभी अभी लिखा था, आपने अगर पढ़ा हो। इसमें पहली लेयर होती है कंट्रोलर्स, दूसरी लेयर होती है सर्विस, और तीसरी लेयर कौन सी होती है बताओ? तीसरी लेयर होती है रेपो। गॉट इट? तो जो हमारा फ्रंट एंड है वो किससे बात करेगा? जो हमारा फ्रंट एंड है वो बात करेगा कंट्रोलर लेयर से। यानी यहां पर सारा डेटा आकर कैप्चर होगा। अगर आपने फ्रंट एंड पे कोई फॉर्म रखा है, यूजर ने फॉर्म भरा है, सारा सारा डेटा फॉर्म का कंट्रोलर के पास आएगा। यस, कंट्रोलर इस डेटा को सर्विस को भेजेगा। यस, और सर्विस इस डेटा को पास करेगी रेपो को, और रेपो इसको किसमें डलवा देगी? रेपो इसको डलवा देगी डेटाबेस में। ये आर्किटेक्चर भी सीखेंगे क्या अपन? यस, बिल्कुल सीखेंगे, जब हम पढ़ेंगे स्प्रिंग वेब एमवीसी। ये स्प्रिंग वेब एमवीसी का आर्किटेक्चर होगा। क्लियर हो रहा है? अभी के लिए क्या मैं मान लूं ये दोनों मर्ज्ड हैं? अभी के लिए ये दोनों मर्ज्ड हैं, और इनकी जगह कौन आ रहा है? इनकी जगह मेन क्लास आ रही है अभी के लिए, है ना? इसलिए अगर आपसे कोई बोलेगा कि यार लेयर 1 पे तो कंट्रोलर होते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि हम अभी कंट्रोलर नहीं बना रहे हैं। ये कंट्रोलर वर्ड ही आप तब सुनेंगे जब आप वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, लेकिन सर्विस और रेपो हमेशा सेम रहेंगी। ठीक है, चलूं आगे। अब आप एक्चुअल डायग्राम देख लीजिए। अगर ये 3 लेयर का अपन लेते हैं तो ये 3 लेयर में ये 3 लेयर हैं, ध्यान दीजिएगा। डेटाबेस को मैं कोई लेयर नहीं मान रहा हूं, ये 1 2 3 लेयर है। गॉट इट? आगे चलकर ये लेयर भी हमारी दो में ब्रेक डाउन हो जाएगी। एक प्योर यूआई वाला पार्ट होगा जो बिल्कुल जावा से हटकर फ्रंट एंड पे चला जाएगा, और जावा पे हमारी कंट्रोलर लेयर रहेगी। कंट्रोलर्स क्या होते हैं टेंशन मत लीजिएगा, मैं आगे बताऊंगा कंट्रोलर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास कोई कंट्रोलर नहीं है। अभी हमारे पास इस कंट्रोलर की जगह हमारी मेन क्लास होगी। आया समझ? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है। तो जैसा मैंने कहा, प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है यूजर से डेटा लेना और यूजर को आउटपुट दिखाना। और प्रेजेंटेशन लेयर किससे बात करती है? प्रेजेंटेशन लेयर बात करती है बिजनेस लेयर से। तो प्रेजेंटेशन लेयर रेपो से बात नहीं करेगी, डेटाबेस से बात नहीं करेगी, नहीं करेगी। तभी तो अपन ने एक वर्ड यूज करा था, क्या? तभी तो अपन ने वर्ड यूज करा था स्टैक। अगर आपने स्टैक के बारे में पढ़ा हो तो आपको पता है ना, स्टैक में एक एक करके एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर होते हैं, राइट? तो अगर मेरे पास ये स्टैक है 10 20 30 40, तो 40 हटाऊंगा तो सिर्फ 30 दिखेगा ना, और 30 हटाऊंगा तो सिर्फ 20 दिखेगा। मैं 40 से सीधे 20 पे तो नहीं आ सकता ना, स्टैक अलाउ नहीं करता। इसीलिए बोला गया है कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये स्टैक स्टाइल में लेयर्स को रखता है। हर टॉप लेयर सिर्फ ठीक नीचे वाली लेयर से बात करेगी, उससे नीचे वाली से बात नहीं करेगी। अब सवाल आता है प्रेजेंटेशन लेयर में यानी लेयर 1 में क्या क्या होता है? डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन कैसी है। अगर आप कंसोल एप्लीकेशन बना रहे हैं तो बिल्कुल तीसरे नंबर पे देखिए, बिल्कुल थर्ड नंबर पे आपको दिखेगा। अगर कंसोल एप्लीकेशन है तो लेयर 1 पे रहेगी मेन क्लास। अगर आप एक नॉर्मल वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आपके लेयर 1 यानी प्रेजेंटेशन लेयर पे रहेंगे जेएसपी, टाइमलीफ, रिएक्ट और एंगुलर। और अगर आप एक स्प्रिंग बेस्ड वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आपकी लेयर 1 पे मौजूद रहेंगे कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर क्या होते हैं? फॉरगेट दैट, पढ़ेंगे हम आगे। स्पेशल तरीके की क्लासेस होती हैं जो सबसे पहले यूजर से आने वाले डेटा को कैप्चर करती हैं। आपने अगर एडवांस जावा पढ़ी होगी तो आपको याद होगा, वहां यूजर से जो डेटा आता है फ्रंट एंड से, वो सबसे पहले सर्वलेट के पास जाता है। सर्वलेट को हम लोग एडवांस जावा में कंट्रोलर बोलते थे, याद है आपको? एमवीसी बोलते थे ना। वही काम जो सर्वलेट का होता था वो यहाँ पर स्पेशल क्लासेस का होता है जिनको हम बोलते हैं कंट्रोलर क्लासेस। पर घबराइएगा मत, वो तब पढ़ेंगे जब वेब एप्लीकेशंस आएंगी। तो अभी ना मुझे इसकी जरूरत है ना इसकी जरूरत है। अभी मेरे लिए लेयर 1 पे काम करेगी मेन क्लास। क्लियर? चलूं आगे। लेयर 1 क्लियर हो गई। ठीक है, अब आती है बिजनेस लॉजिक वाली लेयर। बिजनेस लॉजिक मतलब आपके प्रोजेक्ट का कोर काम। से फॉर एग्जांपल आप पेटीएम बना रहे हैं, पेटीएम से रिलेटेड एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो आप मुझे बताइए पेटीएम वेब एप्लीकेशन का मेन काम क्या है? रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, ये सब नहीं। मेन काम है पैसे ट्रांसफर करना, विड्रॉ करना, पेमेंट करना। ये कोर काम है ना। एक पेटीएम जैसी वेब एप्लीकेशन, इसको अपन बोलते हैं बिजनेस लॉजिक लेयर। गॉट इट? तो जो एक्चुअल टास्क है, एक्चुअल बिजनेस लॉजिक है, वो रहेगी आपकी लेयर 2 में, जिसको बोलते हैं बिजनेस लॉजिक। और यहां कौन सी क्लासेस एक्टिव रहती हैं? यहां सर्विस क्लासेस एक्टिव रहती हैं। मतलब जिनका नाम सर्विस होता है वो नहीं, नाम तो सर्विस होता ही है, पर उसके ऊपर एक खास एनोटेशन लगता है जिसको आप सुन चुके हैं, जिसका नाम होता है @सर्विस। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। तो अगर मैं एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहा हूं, अगर मैं एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहा हूं, तो कौन से यूजर को कितना डिस्काउंट ऑफर करना है? यूजर रिफंड के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, रिफंड अलाउ करना है कि नहीं करना है? ये सब बिजनेस लेयर है। बिल्कुल, ये सब बिजनेस लेयर है, राइट? तो ये सारा काम जाएगा लेयर 2 में, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस लेयर। ठीक है, बिजनेस लेयर किससे बात करेगी? बिजनेस लेयर बात करेगी रेपो लेयर से। गौर करिएगा, रेपो लेयर का एक दूसरा नाम भी है। स्लाइड में कभी वो भी दिख जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। रेपो लेयर को ही हम लोग बोलते हैं डेटा एक्सेस लेयर, है ना? और इसी को हम लोग बोलते हैं डाउ लेयर। तीनों नाम इसी के हैं, याद रखिएगा। हालांकि स्प्रिंग को कौन सा नाम पसंद है? स्प्रिंग को ये पहला वाला नाम पसंद है। गॉट इट? क्योंकि स्प्रिंग ने इस नाम पे इंटरफेसेस बना रखे हैं। ये जो रेपो वर्ड आप देख रहे हैं ना, इस नाम पे स्प्रिंग ने इंटरफेसेस बना रखे हैं, क्रूड, रिपोजिटरी वगैरह। इसलिए स्प्रिंग में हम लोग रेपोजिटरी लेयर ज्यादा यूज करते हैं। बाकी है ये वही वो लेयर जहां पर आपकी डाउ क्लासेस रहती हैं। आपने जेडीबीसी में डाउ पढ़ा है ना? इसके अंदर क्या करते हो आप? तो आप बोलोगे क्रूड ऑपरेशंस करते हैं। सही बोला मैंने? टेबल क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना, डिलीट करना, सब यही होता है। तो स्प्रिंग बूट के अंदर जो भी क्रूड ऑपरेशंस हैं वो ना सर्विस करती है ना प्रेजेंटेशन लेयर करती है, वो करती है हमेशा रेपो लेयर। इज दिस क्लियर? है ना? अब रेपो लेयर पे हम टेक्नोलॉजी कौन सी लगाते हैं? तो अगर रेपो लेयर पे आप कोर जावा स्टाइल में काम करें, जिसका कोई मतलब नहीं है, पर अगर करें तो रेपो लेयर पे जेडीबीसी लग जाएगा। पर अगर जेडीबीसी ही लगाना है
तो फिर स्प्रिंग पढ़ने का मतलब क्या है? तो हम रेपो लेयर पे जेडीबीसी नहीं लगाएंगे, हम रेपो लेयर पे फिलहाल लगाएंगे स्प्रिंग जेडीबीसी, और कुछ दिनों बाद इसका सबसे एडवांस पार्ट लगाएंगे जिसका नाम है स्प्रिंग डेटा जेपीए। कुछ दिनों बाद इसका सबसे एडवांस पार्ट लगाएंगे जिसका नाम है स्प्रिंग डेटा जेपीए। इज दिस क्लियर? तीनों लेयर का आइडिया लग गया आपको? अब मैं आपको कंप्लीट फ्लो दिखाता हूं एक छोटी सी एप्लीकेशन का। 2 मिनट आप टाइम लो, आराम से देखो, देख लोगे तो डन लिखना। हो गया? वेरी गुड। ये एक कंप्लीट स्प्रिंग बूट वेब एप्लीकेशन का डायग्राम है। ये एक कंप्लीट स्प्रिंग बूट वेब एप्लीकेशन का डायग्राम है ना? तो इसमें ये कौन है? ये हमारा फ्रंट एंड है। क्लियर हो रहा है? यूआई है, बिल्कुल सही है भाई। मतलब यहाँ HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट ये टेक्नोलॉजीज रहेंगी। यस, ये वाला पोर्शन उनसे बना है। ठीक है, फ्रंट एंड पे यूजर एक बटन क्लिक करेगा तो रिक्वेस्ट फायर होगी। वेरी गुड, रिक्वेस्ट फायर होगी, बहुत बढ़िया। जब रिक्वेस्ट फायर होगी तो कंट्रोलर के पास जाएगी। यस, जब रिक्वेस्ट फायर होगी तो कंट्रोलर के पास जाएगी। कंट्रोलर इसको भेजेगा सर्विस के पास। ओके, सर्विस इसको ट्रांसफर करेगी रेपो के पास। रेपो बात करेगा डेटाबेस से। मैं आपको विद एग्जांपल समझाता हूं, आपको और बेटर मेरी बात समझ में आएगी। इमेजिन करिए हम एक रजिस्ट्रेशन का कोड लिख रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो यूआई में बनेगा। यस, यूजर डेटा फिल करके बटन क्लिक करेगा। यस, ये सारा डेटा पहुंचेगा आपके कंट्रोलर के पास। किसके पास पहुंचेगा? कंट्रोलर के पास पहुंचेगा। आपको लगेगा सर कंट्रोलर का क्या रोल है? सुनिए, कंट्रोलर का क्या रोल है। क्या इस फॉर्म के अंदर टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे? हाँ, इस फॉर्म के अंदर टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे। पॉसिबल है कि रजिस्ट्रेशन के वक्त आप यूजर से 4 चीजें मांग रहे हो। तुम्हारी आईडी बताओ, तुम्हारा ईमेल बताओ, पासवर्ड बताओ, डेट ऑफ बर्थ बताओ। ये 4 चीजें आपने मांगी हैं। बट इन चारों चीजों को बेटर होगा ना अगर हम एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दें। जावा के लिए ऑब्जेक्ट हैंडल करना आसान है। तो ये जो कंट्रोलर लेयर है, इसके बहुत सारे कामों में से एक इंपॉर्टेंट काम होता है कि फ्रंट एंड से जो इंडिविजुअल डेटा आ रहा है उसको किस में कन्वर्ट कर दो? उसको कन्वर्ट कर दो जावा ऑब्जेक्ट्स के अंदर। इज दिस क्लियर? उसको ये कन्वर्ट कर देगा जावा ऑब्जेक्ट में, और इन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग यहां बुलाएंगे डीटीओज। क्या बुलाएंगे यहां पर? इन ऑब्जेक्ट्स को यहां बुलाते हैं अपन डीटीओ, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। ये ऑलमोस्ट वही होते हैं जिन्हें आप पोजो के नाम से भी जानते हैं। ये ऑलमोस्ट वही होते हैं, ऑलमोस्ट बोल रहा हूं, फर्क है, याद रखिएगा, आगे बताऊंगा। ये ऑलमोस्ट वही होते हैं जिनको आप पोजोस बोलते हैं। तो कंट्रोलर लेयर का काम समझ में आया क्या होता है? बहुत सारे काम होते हैं, एक मेजर काम होता है आने वाले डेटा को जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना। अब ये जावा ऑब्जेक्ट किसके पास जाएगा? ये जावा ऑब्जेक्ट जाएगा सर्विस लेयर के पास। ठीक है, चांसेस हैं यूजर ने डेटा गलत भर दिया हो। हाँ, पूरे पूरे चांसेस है यूजर ने डेटा गलत भर दिया हो, है ना? तो जितना भी एरर कैचिंग है, जितना भी एरर वैलिडेशन है, वो अपन कहां करते हैं? वो अपन सर्विस लेयर में करेंगे। ऐसा गलत है कि सही है, अलाउड है नहीं अलाउड है, वो सब यहां करते हैं। मतलब आप कह सकते हो डेटा की जो क्लीनिंग है, वो क्लीनिंग कहां होती है? डेटा की जो क्लीनिंग होती है वो सर्विस लेयर पे होती है। जब सर्विस लेयर सेटिस्फाई हो जाती है, एवरीथिंग इज गुड, किसको भेज देती है पूरा ऑब्जेक्ट? ये भेज देती है रेपो लेयर को। कंट्रोल चला जाता है रेपो लेयर के पास, और रेपो को कुछ नहीं करना है, वो कोई इफेल्स विफेल्स नहीं लगाती है। रेपो सीधे डेटा उठाती है और कहां शूट कर देती है? शूट कर देती है डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस का जवाब रेपो के पास आता है। हो सकता है ऑपरेशन फेल हो गया हो सकता है पास हो गया हो, जैसा होगा जवाब सर्विस को जाएगा, सर्विस से कंट्रोलर को जाएगा, और कंट्रोलर से वापस यूआई पे आ जाएगा। अभी क्लियर हुआ? ठीक है, अब एक बार मैं फिर आपको याद दिला दूं, अभी जो मैं आपसे एप्लीकेशन बनवाऊंगा अगले ही लेक्चर में, उसमें ये वाला 2 पार्ट हट जाएगा, और इसकी जगह कौन आ जाएगा? इसकी जगह कौन आ जाएगा? वेरी गुड, इसकी जगह मेन आ जाएगी। देन वाई रेपो, देन वाई नॉट सर्विस टू डेटाबेस? वेरी गुड, बिकॉज इट्स लेयर्ड आर्किटेक्चर। फुल सागर, अगर आप डेटाबेस का सारा कोड सर्विस लेयर में लिख दोगे तो कल को अगर आपका डेटाबेस चेंज हुआ,
तो आपको सर्विस लेयर चेंज करनी पड़ेगी, यस और नो? करनी पड़ेगी ना। जबकि सर्विस लेयर का काम बिजनेस लॉजिक है कि सर्विस सर्विस लेयर का काम डेटाबेस से बात करना है। सर्विस लेयर का काम बिजनेस लॉजिक है। आप मुझे बताइए, अगर डेटाबेस चेंज हुआ तो इसका मतलब बिजनेस लॉजिक चेंज हुआ? नहीं, डेटाबेस चेंज हुआ तो डेटा रखने का तरीका चेंज हुआ। बिजनेस लॉजिक क्यों चेंज हुआ? तो अगर मैं डेटाबेस वाला कोड सर्विस लेयर में डाल दूंगा तो एक लेयर दो काम करेगी, बिजनेस लॉजिक भी हैंडल करे और डेटाबेस से बात भी करे। तो कल को डेटाबेस में कोई चेंजेस करने पड़े तो गलती से वो कोड मेरे से मैनिपुलेट हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारा भरा पूरा कोड तो सर्विस लेयर में डाल दिया है मैंने, है ना। और वैसे सोचो फूल सागर, अगर तुम थोड़ा टेक्निकली सोचो, मैं तो कह रहा हूं अगर कोड लिखने की ही बात है तो मैं तो कह रहा हूं फिर सर्विस और डेटाबेस की जरूरत ही क्या है? क्या हमारा कंट्रोलर नहीं बात कर सकता डेटाबेस से? ये भी तो जावा क्लास ही है ना। लेकिन अगर मैंने ये कर दिया तो ये वन लेयर आर्किटेक्चर हो गया ना, फिर तो एक ही लेयर है, वो सारे काम कर रही है। फिर घूम फिर के कोर जावा पे पहुंच गए, फिर मतलब क्या निकला? हुआ क्लियर? वेरी गुड। देयर वाज अ क्वेश्चन कमिंग अप, स्टेप नंबर 6 का क्या रोल है? समवन आस्क्ड इट, कैन यू रिपीट? क्या मैंने सही पढ़ा क्वेश्चन? जिन्होंने भी पूछा है, अभिषेक ने पूछा है क्या? अभिषेक, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? स्टेप नंबर 6 पे क्या हो रहा है ऐसा? बहुत बढ़िया, आप समझो। ये बताओ, डेटाबेस से जब इंटरेक्शन होगा तो इंटरेक्शन पास और फेल दोनों हो सकता है ना। वो पास और फेल रेपो हैंडल नहीं करेगी, जो होगा रेपो सर्विस को बता देगी। क्लियर है? वेरी गुड। अब ये जो कंट्रोलर है इसको यूजर को बता रहे हैं ना काम हुआ कि नहीं हुआ। तो कंट्रोलर को कैसे पता चलेगा काम हुआ कि नहीं हुआ? वो जानकारी कंट्रोलर को कौन देगा? वो जानकारी कंट्रोलर को सर्विस लेयर देगी। सर्विस ही है ना जो इन दोनों को ज्वाइन करा रही है। इसकी और इसकी कनेक्टिविटी सर्विस के हाथ में है ना। तो सर्विस को पता लगना चाहिए ना। जैसे सर्विस ने ये करा कि आने वाले डेटा को वैलिडेट करा, सर्विस ने करा वैलिडेट, ऐसे जाने वाले रिस्पॉन्स को भी सर्विस ही चेक करेगी ना। कंट्रोलर तो सर्विस पे यकीन करेगा कि सर्विस जैसा बोलेगी वैसा रिस्पॉन्स आगे भेज दूंगा मैं। क्लियर हुआ? ये स्टेप नंबर 6 का काम है। बढ़ू आगे? बिल्कुल। सर्विस एक तरह की के इंटरमीडिएट लेयर है। फिल्टर वर्ड थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा धीरज, क्योंकि फिल्टर एक्चुअल में टॉपिक है। जब आप स्प्रिंग सिक्योरिटी पढ़ोगे तो वहां फिल्टर्स लगते हैं। ओके, इसलिए फिल्टर वर्ड मत बोलिएगा इंटरव्यू में। इंटरव्यूअर कुछ और समझ लेगा फिल्टर का मतलब। आप तो बोलिएगा इंटरमीडिएट लेयर है। गॉट इट? जो हमारी सर्विस लेयर है वो इंटरमीडिएट लेयर होती है, जो प्रेजेंटेशन और डेटा लेयर को ज्वाइन करती है। तो सारा डेटा सर्विस से होकर जाता है, सर्विस से होकर आता है। डेटा सर्विस से होकर जाएगा, रिस्पॉन्स सर्विस से होकर वापस आएगा। गॉट इट? बढ़ू आगे? वेरी गुड। ये आपका कंप्लीट फ्लो ऑफ आर्किटेक्चर है। ठीक है। सिक्योरिटी मतलब अभिषेक, आई डेंट गेट योर पॉइंट। सिक्योरिटी कहां ऐड होगी ऐसा? सिक्योरिटी टॉप लेयर पे ऐड होगी। और जैसा मैंने कहा सिक्योरिटी ऐड करने के लिए क्या ऐड होंगे? सिक्योरिटी ऐड करने के लिए फिल्टर्स ऐड होते हैं। वो पढ़ेंगे आप आगे, फिल्टर्स कैसे ऐड होते हैं। ठीक है ना। सिक्योरिटी की लेयर ही अलग होती है। आप मानते हो जो सिक्योरिटी की लेयर है वो कंट्रोलर के भी पहले चलनी चाहिए? क्या बोलते हो? मानते हो? और वो काम हमारे फिल्टर्स का है। मतलब स्प्रिंग सिक्योरिटी इतना पावरफुल टॉपिक है कि वो इस पूरी लेयर के सबसे पहले अपने कोड को चला देगा। तो अगर डेटा गलत आ रहा है तो क्या ये सही है वो एंट्री पे ही पकड़ लिया जाए, बजाय इसके कि वो इतना नीचे तक फ्लो करे? तो ये सिक्योरिटी करेगी आपके लिए। तो जब सिक्योरिटी आ जाएगी सर्विस लेयर का काम थोड़ा आसान हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि डेडिकेटेडली सिक्योरिटी यही काम करेगी कि डेटा वैलिडेट करना और ये चेक करना जो आ रहा है वो बंदा लॉग्ड इन है या नहीं है, ऑथेंटिकेशन उसको है कि नहीं है। ये सारी चीजें सिक्योरिटी में सीखेंगे आप। बढ़ू आगे? ग्रेट, वेरी गुड। तो ये हुआ आपका एक डायग्राम जिसने पूरी कहानी को क्लियर करा। अब फिलहाल हम लोग कौन सी लेयर पे काम कर रहे हैं? फिलहाल अपन शुरू कर रहे हैं डेटा लेयर से। ओके, ठीक है। तो हम अब बात करते हैं, सारी लेयर को भूल जाइए, फॉरगेट अबाउट प्रेजेंटेशन, फॉरगेट अबाउट सर्विस। अब हम पूरा फोकस करते हैं डेटा लेयर पे।
एक बार फिर मुझे बताइए, ये डेटा लेयर या रिपोजिटरी लेयर का क्या काम है? ये डेटा लेयर या रिपोजिटरी लेयर का काम है डेटाबेस से बातचीत करना, है ना? ओके, और इस बातचीत के दौरान एसक्यूएल क्वेरीज रन होती हैं। हाँ, एसक्यूएल क्वेरीज रन होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट डेटा सेव होता है, फॉर एग्जाम्पल अपडेट से, फॉर एग्जाम्पल इंसर्ट से, राइट? डेटा मैनिपुलेट होता है और डेटा एक्सेस होता है। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ जावा आती है, मुझे सिर्फ जावा आती है, तो मैं डेटा लेयर पे जेडीबीसी लगाऊंगा। यस, अगर मुझे सिर्फ कोर जावा आती है, मैंने नहीं पढ़ा स्प्रिंग, मुझे नहीं पता स्प्रिंग बूट क्या होता है, और आज मुझे कोई बोले कि सचिन जरा डेटाबेस से कम्युनिकेट करके दिखाओ अपने स्प्रिंग बूट में, और उतनी नॉलेज यूज करो जितनी तुम्हें आज की तारीख तक आई है, तो जितना आपने आज तक स्प्रिंग बूट पढ़ा, डेटाबेस मतलब जेडीबीसी ना, है ना? अपन ने पढ़ा थोड़ी है स्प्रिंग डेटा जेपी, हमें पता है कि स्प्रिंग बूट डेटाबेस से बात करता है। बट अब हम बात करते हैं, अब अपन डिस्कस करते हैं कि अगर मैं जेडीबीसी ही लगाऊं, मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं क्यों पढ़े हम डेटाबेस प्रोग्रामिंग के लिए नया टॉपिक है ना जेडीबीसी, क्या प्रॉब्लम है जेडीबीसी के साथ? तो थोड़ा सा जेडीबीसी रिवाइज करते हैं और फिर देखते हैं स्प्रिंग की टीम को क्यों ऐसा लगा कि जेडीबीसी का ऑल्टरनेट होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आपको अपनी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर डेटाबेस से बातचीत करनी है, तो आप कभी कभी प्लेन जेडीबीसी यूज नहीं करेंगे। आपको अपनी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में अगर डेटाबेस से बात करनी है, आप कभी प्लेन जेडीबीसी यूज नहीं करेंगे। आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो आप यूज करेंगे स्प्रिंग जेडीबीसी, जो हमारा अगला ही टॉपिक है, और या फिर आज से 10-12 दिन बाद हम पढ़ेंगे स्प्रिंग डेटा जेपीए। ये दो बेहद पॉपुलर टॉपिक्स हैं जो स्प्रिंग बूट का डेवलपर डेटाबेस प्रोग्रामिंग के लिए यूज कर सकता है। बट मैं फिर घूम फिर के अपने पुराने सवाल पे लौटूंगा कि ये दो नए टॉपिक पढ़ने से पहले मुझे ये जानना पड़ेगा कि जेडीबीसी में क्या प्रॉब्लम है, क्यों मैं जेडीबीसी यूज ना करूं, क्यों इन दो नए टॉपिक्स को पढ़ूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेडीबीसी क्या है, जेडीबीसी में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, एंड देन विल टॉक अबाउट ड्रॉबैक्स ऑफ जेडीबीसी। नंबर वन, जेडीबीसी क्या है? फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूं, क्या है? क्लास है। वेरी गुड शुभम, जेडीबीसी एक एपीआई है जो जावा की टीम ने आपको प्रोवाइड करी है। डेटाबेस डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? डेटाबेस इंडिपेंडेंट है। आप किसी भी आरडीबीएमएस पे जेडीबीसी के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जेडीबीसी आपको वो स्टैंडर्ड देती है जिस स्टैंडर्ड को फॉलो करके आप अलग अलग तरह के आरडीबीएमएस, गौर करिएगा, सिर्फ आरडीबीएमएस, आरडीबीएमएस मतलब एसक्यूएल डेटाबेस। यस, आरडीबीएमएस मतलब एसक्यूएल डेटाबेस। नो एसक्यूएल डेटाबेसेस से जेडीबीसी बात नहीं करती। गॉट इट? ये भी एक बड़ा कारण है कि आपको स्प्रिंग डेटा जेपीए पढ़ना चाहिए, ताकि आप नो एसक्यूएल डेटाबेस से भी बात कर पाए। बट जेडीबीसी सिर्फ बात करती है एसक्यूएल डेटाबेसेस से। इज दिस क्लियर? है ना? और क्या करती है? तो एसक्यूएल क्वेरीज रन करती है, टेबल क्रिएट करवाती है, टेबल अपडेट कराती है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे काम करती है। ठीक है, अब जेडीबीसी खुद इंटरनली किसको यूज करती है डेटाबेस कम्युनिकेशन के लिए? अगर आपने जेडीबीसी अच्छे से पढ़ा हो तो आपको पता होगा, ड्राइवर्स को यूज करती है। जेडीबीसी का प्राइमरी एक्टिविटी ड्राइवर्स के माध्यम से होती है। गॉट इट? ड्राइवर्स की मदद से डेटाबेस से बातचीत होती है, और ये बेस स्टैंडर्ड होता है हाइबरनेट वगैरह का। मतलब खुद हाइबरनेट इंटरनली जेडीबीसी यूज करता है। यस, खुद हाइबरनेट करता है, और सच्ची बात यह है स्प्रिंग खुद जेडीबीसी यूज करता है। अब एक और दिमाग में क्वेरी आएगी फिर कि सर अगर ये दोनों जेडीबीसी यूज करते हैं, गौर से सुनना, ये दोनों खुद इंटरनली किसको यूज करते हैं? ये दोनों खुद इंटरनली जेडीबीसी यूज करते हैं, तो फिर मैं ही कर लू ना, इनको यूज करूं, ये जेडीबीसी यूज करे, मैं ही डायरेक्ट कर लूं। इसलिए जानना बहुत जरूरी है क्यों, वाई वी आर लर्निंग दीज टू टॉपिक्स। ठीक है, तो खुद स्प्रिंग इंटरनली जेडीबीसी यूज करता है। जेडीबीसी इतना पॉपुलर वे है डेटाबेस कम्युनिकेशन का। चले आगे, अब बात करते हैं जेडीबीसी में ब्रॉडली कितने स्टेप्स होते हैं। जेडीबीसी में ब्रॉडली 7 स्टेप्स होते हैं। हालांकि एक स्टेप अब कम हो गया है, और वो स्टेप है कनेक्शन ओपन करना। आजकल वो स्टेप अपने लिए ऑटोमेटिक हो जाता है। याद है आपको, जेडीबीसी में आपने ये बात सुनी होगी। फिर भी मैं आपको सातों स्टेप बताता हूं। पहला स्टेप होता है आपको पैकेजेस इंपोर्ट करने हैं। चलो ठीक है, तो नेग्लिजिबल स्टेप है। दूसरा स्टेप होता है आपको जेडीबीसी को यह बताना पड़ता है कि आप कौन सा ड्राइवर यूज करना चाहते हैं। हालांकि जेडीबीसी 4.0 से ये स्टेप ऑप्शनल हो गया है। जेडीबीसी 4.0 से ये स्टेप ऑप्शनल हो गया है। जेडीबीसी 4.0 मतलब जावा 8 आते आते
ये स्टेप ऑप्शनल हो गया है। तो आज की डेट में स्टेप नंबर 2 कोई नहीं करता है, इवन कोर जावा वाला डेवलपर भी नहीं करता है, लेकिन बाकी सारे स्टेप वो करेगा। एक बार ड्राइवर रजिस्टर हो गया, फिर कनेक्शन ओपन करा जाता है। आई होप आपको याद होगा, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन नाम का एक मेथड आप कॉल करते हैं, जिसको कितने पैरामीटर देते हैं, जिसको 3 पैरामीटर देते हैं, यूआरएल, डेटाबेस का नाम और पासवर्ड। ओके, उसके बाद आप स्टेटमेंट करते हैं या प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट करते हैं यूज, जिनके माध्यम से क्वेरी सेट होती है। फिर आप क्वेरी फायर करवाते हैं, क्वेरी का आने वाला रिजल्ट प्रोसेस करते हैं, और जब सब कुछ हो जाता है तो एक समझदार, एक जिम्मेदार प्रोग्रामर की तरह रिसोर्सेस को क्लोज करते हैं सारे काम। फटाफट जवाब दीजिए, करते हैं, वेरी गुड। अब अपन बात करते हैं जेडीबीसी में प्रॉब्लम्स क्या हैं। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम जो है, जेडीबीसी का कोड बहुत लेंदी होता है। अच्छा, क्यों लेंदी होता है? इसलिए लेंदी होता है क्योंकि आप मुझे बताइए, इन 2 स्टेप्स को अगर मैं छोड़ दूं, इन 2 स्टेप्स को अगर मैं छोड़ दूं, ये बाकी सारे स्टेप हर प्रोजेक्ट में सेम होते हैं? बताओ। हर प्रोजेक्ट में क्वेरी डिफरेंट होगी, क्वेरी को प्रोसेस करने का तरीका डिफरेंट होगा, लेकिन ड्राइवर का लोड और रजिस्टर होना, कनेक्शन का ओपन होना, स्टेटमेंट और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का बनना, कनेक्शन का क्लोज होना, ये सब सारे कोड्स में सेम होता है ना। चाहे तुम ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना लो, सोशल मीडिया बना लो, कुछ भी बना लो आप जावा में, ये स्टेप्स आपके सेम होते हैं। और जो स्टेप्स सेम होते हैं, बार बार रिपीट करना जरूरी है पर सेम है, उन्हीं को बोलते हैं बॉयलर प्लेट। वर्ड समझ में आया? बॉयलर प्लेट कोड, उन्हीं को बोलते हैं बॉयलर प्लेट कोड। जैसे कि जावा में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, ये बॉयलर प्लेट कोड है। क्लियर है? ये हर एप्लीकेशन में होता है जहां जावा होती है। चलो आगे। नंबर 2, जो जेडीबीसी होता है उसमें जावा डेवलपर को एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी पड़ती हैं, चाहे कैसे भी लिखनी पड़े, पर उसे एसक्यूएल सीखनी पड़ेगी। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्रिएट, ऑल्टर, इतना उसको आना चाहिए, तब वो जेडीबीसी में एसक्यूएल क्वेरीज को प्रॉपरली लिख पाएगा। नंबर 3, जेडीबीसी में रिलेशनशिप हैंडल करने का कोई तरीका नहीं होता है। आपको लग रहा होगा सर रिलेशनशिप क्या होती है? क्या इस बात के चांसेस हैं कि आपके प्रोजेक्ट में मल्टीपल टेबल्स हों? बोलिए, हैं? अब इमेजिन करिए, आपके पास एक टेबल है जिसका नाम है प्रोडक्ट्स, ठीक है, और एक टेबल है जिसका नाम है ऑर्डर्स। इन टेबल्स में आपस में कुछ रिलेशनशिप होगी? हाँ होगी। ऑर्डर में वही प्रोडक्ट्स आएंगे ना जो प्रोडक्ट्स में अवेलेबल हैं। जो प्रोडक्ट कंपनी बेच नहीं रही है, उसका ऑर्डर कैसे दे पाएंगे आप? अच्छा, अब एक और टेबल आती है कस्टमर। क्या कस्टमर का कोई रिलेशन ऑर्डर से होगा? हाँ होगा। अरे कैसे नहीं होगा? होगा। क्या कोई भी परचेसिंग कर लेगा? अमेजोन पे बिना रजिस्टर करे आप खरीद सकते हैं? बताइए। अगर मुझे अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट परचेस करना है, तो क्या अमेजोन मुझे रजिस्ट्रेशन करने को नहीं कहेगा? कहेगा। इसका मतलब कस्टमर ही ऑर्डर दे पाएगा। हाँ, कस्टमर ही ऑर्डर दे पाएगा। अच्छा, और प्रोडक्ट से रिलेटेड ही ऑर्डर आएगा, तो इसको अपन बोलते हैं रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना। समझ आया? समझ आया? ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मैं एक ब्लॉगिंग वेबसाइट ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहा हूं। ब्लॉगिंग समझते हैं? ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग का मतलब जहां लोग आर्टिकल अपलोड करते हैं, है ना? तो ये मेरी वेबसाइट है आर्टिकल वाली, ये मेरी वेबसाइट है ऑथर वाली। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, ऑथर का आर्टिकल से कोई रिलेशन होगा? हाँ होगा। अगर आप थोड़ा बहुत समझते हो डेटाबेस को, तो ये रिलेशन होगा 1 to many। क्या एक ऑथर मल्टीपल आर्टिकल्स अपलोड कर सकता है? कर सकता है ना। ये रिलेशनशिप एसक्यूएल में तो बहुत अच्छे से मेंटेन होती है, लेकिन जेडीबीसी में नहीं होती है। जेडीबीसी में कोई रिलेशनशिप मेंटेन करने का लॉजिक ही नहीं है। गॉट इट? ये जेडीबीसी का दूसरा ड्रॉबैक है। क्लियर हुआ? है ना? आपको लग रहा होगा सर ड्रॉबैक क्यों है, क्या प्रॉब्लम है? मैं बताता हूं क्या प्रॉब्लम है, ड्रॉबैक क्यों है। ध्यान से देखिएगा। इमेजिन करिए मेरे पास एक डिपार्टमेंट टेबल है, इमेजिन करिए मेरे पास एक एम्प्लॉय टेबल है। ठीक है, मान लीजिए रिसेशन के कारण कंपनी ने डिसाइड करा कि वो डिपार्टमेंट नंबर 30 को शट कर रही है।
आपको याद है ना, गूगल ने कुछ टाइम पहले पाइथन की पूरी टीम उड़ा दी थी, सुना था आपने ये न्यूज? गूगल ने अपना पूरा पाइथन सेटअप ही बंद कर दिया था, हटा दिया था पाइथन के लोगों को। तब आप मुझे बताइए, अगर डिपार्टमेंट 30 को कंपनी बंद करती है तो उसमें जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो हटेंगे कि नहीं? अगर डिपार्टमेंट क्लोज हो रहा है, कंपनी ये बिजनेस बंद करने का सोच रही है, तो इस बिजनेस में काम करने वाले लोग हटेंगे? अगर आप जेडीबीसी में कोड लिखोगे तो आप मानते हो आपको 2 बार डिलीट फायर करना पड़ेगा? एक बार डिलीट फायर करना पड़ेगा डिपार्टमेंट पे, और एक बार डिलीट फायर करना पड़ेगा ईएमपी पे। एम आई राइट? है ना? लेकिन अगर आपने रिलेशनशिप बिठा ली होती, आपने जावा कोड के थ्रू इन दोनों में रिलेशनशिप बिठा ली होती, तो आप डिलीट फायर करते डिपार्टमेंट पे, और कौन डिलीट हो जाता साथ में? इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉयज भी डिलीट हो जाते। तो मुझे कितने डिलीट चलाने पड़ते? मुझे एक डिलीट चलाना पड़ता। गॉट इट? लेकिन जेडीबीसी में संभव ही नहीं है। जेडीबीसी में मुझे 2 डिलीट चलाने ही पड़ेंगे, वन ऑन एम्प्लॉय एंड अनदर वन ऑन डिपार्टमेंट। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। रिलेशनशिप क्यों जरूरी है ना? लाइफ में जितनी जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी डेटाबेस में है। क्लियर? चलूं आगे? वेरी गुड। नेक्स्ट, अगर मैं एसक्यूएल पढ़ भी लेता हूं, जेडीबीसी के लिए मुझे एसक्यूएल पढ़नी पड़ेगी। अगर मैं एसक्यूएल पढ़ भी लेता हूं तो भी मैं ये गारंटी नहीं ले सकता कि मेरी एसक्यूएल क्वेरी सारे आरडीबीएमएस पे चल जाएगी। 2 पॉपुलर आरडीबीएमएस के नाम आपके सामने रखता हूं, माई एसक्यूएल एंड ओरेकल। दोनों के नाम सुने आपने? दोनों बेहद पॉपुलर आरडीबीएमएस हैं। आप इमेजिन करिए, आपकी कंपनी ओरेकल से माई एसक्यूएल पे शिफ्ट होती है। भैया माई एसक्यूएल फ्री है, तो कंपनी ने बोला यार माई एसक्यूएल यूज करेंगे, ओरेकल नहीं करेंगे, ओरेकल में कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है। तो क्या दोनों आरडीबीएमएस हैं? है ना? हैं। क्या दोनों एसक्यूएल को सपोर्ट करते हैं? हाँ करते हैं। लेकिन दोनों में एसक्यूएल के कई सारे सिंटेक्सेस डिफरेंट हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। ओरेकल के अंदर अगर आपने कोई क्वेरी लिखी जो आज की डेट लेकर आ रही है, तो जिन्होंने ओरेकल पढ़ी है अच्छे से, आपको पता होगा ओरेकल में एक सिसडेट नाम का फंक्शन होता है जो आपको आज की डेट देता है। कौन सी डेट देता है? आज की, करंट डेट देता है। लेकिन जब आप यही काम माई एसक्यूएल में करते हैं, तो माई एसक्यूएल में सिसडेट नहीं होता है, माई एसक्यूएल में नाउ होता है। कौन सा फंक्शन होता है माई एसक्यूएल में? नाउ होता है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैंने अपने जेडीबीसी कोड में ओरेकल से कनेक्टिविटी करी हुई है, तो मैंने जो जेडीबीसी में एसक्यूएल लिखी होगी उसमें मुझे अगर आज की डेट चाहिए होगी तो मैं सिसडेट यूज करूंगा ना। और अगर ओरेकल की जगह माई एसक्यूएल आ गई तो एक्सेप्शन आ जाएगी माई एसक्यूएल की तरफ से सिसडेट को देखकर। माई एसक्यूएल को पता ही नहीं है कौन सिसडेट। तो क्या मुझे अपना जेडीबीसी का कोड नहीं बदलना पड़ेगा अगर डेटाबेस बदला? बदलना पड़ेगा। बदलना पड़ेगा ना? नो नहीं यस। सो रहे हो तुम लोग? अगर मेरा ओरेकल की जगह माई एसक्यूएल डेटाबेस आ गया तो मुझे जेडीबीसी का कोड बदलना पड़ेगा कि नहीं? चल जाएगा क्या ये सेलेक्ट क्वेरी जावा की तरफ से माई एसक्यूएल पे? वेरी गुड धीरज, बहुत सही वर्ड यूज करा आपने। टाइट कपलिंग करा दी अपन ने। दूसरा रीजन देता हूं, जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, आप देखते हैं एक बार में आपको 10 या 20 रिकॉर्ड दिखते हैं, फिर नीचे अगला पेज नंबर होता है, फिर अगले से 10 या 20 रिकॉर्ड आते हैं। ऐसा देखा है? 10-10 में या 20-20 के पेयर में रिकॉर्ड आते हैं। वेरी गुड अवे। इसको हम लोग बोलते हैं पेजीनेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग बोलते हैं पेजीनेशन। अब माई एसक्यूएल में अगर आपको टेबल से मान लीजिए एक बार में 5 रिकॉर्ड चाहिए, आप चाहते हो 5-5 करके रिकॉर्ड आए, तो माई एसक्यूएल में कीवर्ड यूज होता है लिमिट। कौन सा कीवर्ड यूज होता है? लिमिट कीवर्ड यूज होता है। हम अपनी सेलेक्ट क्वेरी के साथ लिमिट लगा देते हैं। लेकिन जब हम यही काम ओरेकल में करते हैं, ओरेकल को लिमिट समझ में नहीं आता। ओरेकल में लिमिट की जगह हमें आइडेंटिटी यूज करनी पड़ती है। आर यू गेटिंग दिस? ओरेकल में लिमिट काम नहीं आता है। गॉट इट? इसी तरह से माई एसक्यूएल के अंदर एक ऑटो इंक्रीमेंट का फीचर होता है। ऑटो इंक्रीमेंट अगर आप किसी कॉलम पे लगा देते हैं ना, तो अपने आप आईडी जनरेट होती है। तो जब आप पहला रिकॉर्ड डालेंगे, ऑटो इंक्रीमेंट आईडी क्या देगा? 1। दूसरा रिकॉर्ड डालेंगे, ऑटो इंक्रीमेंट आईडी क्या देगा? 2। आपको आईडी जनरेट खुद नहीं करनी पड़ेगी। पर ओरेकल में ऑटो इंक्रीमेंट नहीं होता है। ओरेकल का डेवलपर ऑटो इंक्रीमेंट की जगह
अपनी तरफ से कुछ और लॉजिक्स यूज करता है। आर यू एबल टू गेट दिस पॉइंट? इसको अपन बोलते हैं आपकी जो ओरेकल की क्वेरीज हैं, क्या वो डेटाबेस डिपेंडेंट हो जाती हैं? जल्दी जवाब दीजिए। हो जाती है ना? इसको बोलते हैं आपका कोड डेटा, कहने को तो सही है कि भाई जेडीबीसी का कोड किसी भी आरडीबीएमएस पे चलेगा, लेकिन अगर आरडीबीएमएस बदला तो एसक्यूएल का सिंटेक्स भी बदलना पड़ेगा। आई होप मेरी बात समझ आई सबको, है ना? देन अगर जेडीबीसी में कुछ भी गलत होता है तो कौन सी एक्सेप्शन आती है? एसक्यूएल एक्सेप्शन। क्या एसक्यूएल एक्सेप्शन चेक्ड है? हाँ जी। तो उसे हैंडल करना पड़ता है। हाँ जी। ट्राई कैच लगाना पड़ता है, और ट्राई कैच ना लगाओ तो थ्रोज लगाना पड़ता है। हाँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। गॉट इट? यानी जेडीबीसी बोलता है खूब सारे ट्राई कैच लगाओ, थ्रोज लगाओ, तब तुम्हारा कोड पास होगा। गॉट इट? इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए स्प्रिंग ने क्या इंट्रोड्यूस करा? इन पांचों प्रॉब्लम को दूर करने के लिए स्प्रिंग ने इंट्रोड्यूस करा अपनी तरफ से स्प्रिंग जेडीबीसी। हालांकि स्प्रिंग जेडीबीसी पांचों प्रॉब्लम दूर नहीं करेगा, लेकिन 5 में से 3 प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएंगी। बाकी बची हुई प्रॉब्लम कौन दूर कर देगा? बाकी बची हुई प्रॉब्लम दूर कर देगा स्प्रिंग डेटा जेपीए। तो जब आप स्प्रिंग डेटा जेपीए तक पहुंचेंगे, सारी प्रॉब्लम्स का आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा। चला जाए आगे, यहां तक भी क्लियर है? ठीक है। अब स्प्रिंग जेडीबीसी क्या है, तो गौर करिएगा। स्प्रिंग जेडीबीसी स्प्रिंग परिवार का एक फ्रेमवर्क है। यह बात आपको उस बात की याद दिलाएगी जो मैंने आपको सेकेंड डे पे कहा था कि क्या स्प्रिंग फ्रेमवर्क ऑफ फ्रेमवर्क है? फ्रेमवर्क ऑफ फ्रेमवर्क है। यस। तो आप स्प्रिंग के अंदर के पहले फ्रेमवर्क से मिल चुके हैं। अगर आप भूले ना हो, उसका नाम था स्प्रिंग कोर। मिले? दूसरे फ्रेमवर्क से आपकी मुलाकात जारी है, जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग बूट। हालांकि आपको याद होगा, सही मायनों में इनमें से कोई भी फ्रेमवर्क नहीं है, ये सब मॉड्यूल्स हैं। बोला था मैंने, ये सब अपने आप में मॉड्यूल्स हैं, बट ये जिस तरह का काम करते हैं, लोग इन्हें फ्रेमवर्क के बराबर मानते हैं। तो अगर कोई बोलेगा स्प्रिंग जेडीबीसी क्या है, तो आप बोलोगे सर सही वर्ड्स में वो एक मॉड्यूल है जो स्प्रिंग फैमिली का हिस्सा है। पर हम कह सकते हैं कि वो अपने आप में एक फ्रेमवर्क है, लेकिन उसका बस एक ही काम है। उसे ना यूआई से मतलब है, ना सर्विस लेयर से मतलब है, उसे सिर्फ मतलब है डेटा लेयर से। तो जो काम हम लोग जेडीबीसी से करते हैं कोर जावा में, वो काम हम लोग स्प्रिंग जेडीबीसी से करते हैं स्प्रिंग बूट या स्प्रिंग एप्लीकेशंस के अंदर। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं, स्प्रिंग जेडीबीसी मेरे लिए एब्स्ट्रैक्शन देता है। वो अंदर ही अंदर जेडीबीसी यूज करता है खुद, पर मुझे जेडीबीसी की कॉम्प्लेक्सिटीज से बचा लेता है। ठीक है? कौन सी कॉम्प्लेक्सिटीज वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मतलब मुझे स्प्रिंग जेडीबीसी यूज करते वक्त उतना बड़ा कोड तो नहीं लिखना पड़ेगा ना, जितना जेडीबीसी में लिखना पड़ता है। इसको अपन बोलते हैं स्प्रिंग जेडीबीसी हमें हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन देता है। क्लियर है ना? वेरी गुड। अब जैसा मैंने कहा, खुद स्प्रिंग जेडीबीसी इंटरनली जेडीबीसी यूज करेगा, पर वो आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। जैसे जेडीबीसी में कनेक्शन आपको खोलना है, वेरी गुड, स्प्रिंग जेडीबीसी में कनेक्शन आपको नहीं खोलना है। जेडीबीसी में कनेक्शन क्लोज भी आपको करना है, स्प्रिंग जेडीबीसी में आपको नहीं करना है। जेडीबीसी में स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट सब आपको बनाने हैं, स्प्रिंग जेडीबीसी में आपको नहीं बनाने हैं। जेडीबीसी में क्वेरी आपको लिखनी है, स्प्रिंग जेडीबीसी में भी आपको ही लिखनी है। अच्छे से सुनना, कहानी में ट्विस्ट है। जिस स्प्रिंग जेडीबीसी में क्वेरी आपको ही लिखनी है। तो मतलब वो जो प्रॉब्लम थी कि डायलेक्ट चेंज हो जाता है तो भी कोड हमें चेंज करना पड़ता है, ये स्प्रिंग जेडीबीसी में भी है। हाँ है। ये प्रॉब्लम कौन दूर करेगा? इसको दूर करना है तो यूज करेंगे आप जेपीए। वो आपको इन सारी प्रॉब्लम से बचा लेगा। आप ये भी बोल सकते हैं तो सर सीधे जेपीए पढ़ लेते हैं। हर प्रोजेक्ट के लिए जेपीए नहीं होता है। अगर आपका प्रोजेक्ट उतना बड़ा, उतना वास्ट नहीं है कि आपको जेपीए की जरूरत है, तो स्प्रिंग कहता है छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए स्प्रिंग जेडीबीसी, बड़े हाई ग्रेड प्रोजेक्ट्स के लिए गो फॉर स्प्रिंग डेटा जेपीए। क्लियर है? गॉट इट? तो स्प्रिंग जेडीबीसी हाइबरनेट स्प्रिंग डेटा जेपीए के अंदर है जगमीत। आप स्प्रिंग डेटा जेपीए से बात करोगे और स्प्रिंग डेटा जेपीए इंटरनली हाइबरनेट से बात करेगा। स्प्रिंग डेटा जेपीए खुद कुछ नहीं करता, वो खुद हाइबरनेट से करवाता है।
क्लियर? चले आगे। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, स्प्रिंग के खुद के क्वेरीज होंगे, खुद के क्वेरीज नहीं होंगे, वो आपके लिए क्वेरी जनरेट कर देगा। ऑफ कोर्स जगमीत, अगर आप पढ़ें इट्स गुड, अगर आप अलग से हाइबरनेट पढ़े ना तो इट्स गुड, आप इंटरनल वर्किंग समझ पाएंगे। लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो अपन उतना कवर करेंगे कि आपको चीजें समझ में आ जाएं। गॉट इट? हालांकि अगर आप हाइबरनेट पढ़ेंगे तो आप कंपैरिजन कर पाएंगे, क्योंकि स्प्रिंग डेटा जेपीए हाइबरनेट के ऊपर एक लेयर है, जैसे स्प्रिंग जेडीबीसी जेडीबीसी के ऊपर एक लेयर है। तो जब मैं कोड लिखूंगा स्प्रिंग डेटा जेपीए में, तो मैं आपको बताऊंगा अंदर ये हाइबरनेट के इस कोड से बात कर रहा है। बट अगर आपने करा होगा तो आप रिलेट कर पाओगे, नहीं करा होगा तो वो चीज आप नहीं रिलेट कर पाओगे। बट आपके कोड में, आपकी अंडरस्टैंडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर्दे के पीछे क्या क्या हो रहा है वो सोचने में आपको थोड़ा बेटर लगेगा अगर हाइबरनेट की आपको नॉलेज होगी तो। क्लियर है? ठीक है ना? चलिए, तो फाइनल पॉइंट आज का, स्प्रिंग जेडीबीसी क्या कर रहा है, वो आपके लिए कनेक्शंस मैनेज कर रहा है, बॉयलर प्लेट कोड आपका कम कर दे रहा है, कनेक्शन मैनेज कर रहा है, मतलब कनेक्शन ओपन क्लोज वो ही कर रहा है। ये सारे काम उसके हैं। आपका काम क्या है? आपके इन 7 में से 2 काम है। बोलिए तो कौन से 2 काम है आपके? आपके 2 काम है, 5वां और छठा। ये 2 काम आपको करने हैं इन स्प्रिंग जेडीबीसी। बाकी सारे काम आपके लिए स्प्रिंग जेडीबीसी मैनेज करेगा। क्लियर हुआ? डन? वेरी गुड। तो अगले लेक्चर में बात करते हैं स्प्रिंग जेडीबीसी के बेनिफिट्स की, और स्प्रिंग जेडीबीसी की एकमात्र सबसे इंपॉर्टेंट क्लास से आप मिलेंगे जिसका नाम है जेडीबीसी टेम्पलेट। पूरे स्प्रिंग जेडीबीसी की हीरो यही क्लास है, सब कुछ यही करती है। जितना काम जेडीबीसी में कनेक्शन, रिजल्ट सेट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ये मिलकर करते हैं, उन चारों की एक ऑल्टरनेट है और वो है जेडीबीसी टेम्पलेट। तो अगला लेक्चर इस क्लास से मिलेंगे और आपका पहला स्प्रिंग जेडीबीसी कोड लिखते हैं। ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर।